जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। ओपन स्टडी एरिया के इस सेशन में बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशंस टीआरई 4.0 या बीपीएससी के किसी भी प्रकार से एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। यदि बिहार एसएससी के भी आप कैंडिडेट हैं तो ऐसे में जिनके लिए भी सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस इम्पॉर्टेंट होता है उन सब के लिए यह एक मस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो आज के इस सेशन में हम कुल मिलाकर के 50 एमसीक्यू देखेंगे। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर हम इसके आंसर को एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से वो कौन है जिससे भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है संपत्ति का अधिकार। दोस्तों आपको मानना चाहिए कि यहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं है की बात की गई है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, आपको लगता है कि संविधान में किसी प्रकार के उपचार की जरूरत होती है तो आप उस स्थिति में आप इसके उपचार में आपका एक मौलिक अधिकार है। आवागमन की स्वतंत्रता होती है आपको और संघ बनाने का अधिकार भी आपके पास है। रही बात कि पहले संपत्ति का अधिकार भी एक प्रकार का मौलिक अधिकार था, लेकिन सन 1878 ईस्वी में जो हमारे संविधान में आपके पास 1978 ईस्वी में जो हमारे संविधान में 44वां संविधान संशोधन हुआ है, ठीक है, उस 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। अर्थात यह जो आपके पास संपत्ति का अधिकार है वह एक प्रकार का अब आपका संवैधानिक अधिकार हो गया है, जिसको हम लोग अनुच्छेद कितने में, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 300 ए में इसका वर्णन किया जाता है। दोस्तों तो याद रखेंगे जो दिया गया ऑप्शन है उसमें कौन एक प्रकार का मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है, वह है संपत्ति का अधिकार। तो आगे बढ़ते चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण से रोए खड़े हो जाते हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों की सिकुड़ जाने के कारण रोए जो है खड़े हो जाते हैं। दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अरेक्टर पीली। याद रखेंगे हमारे शरीर में उपस्थित रहने वाला मांसपेशी जो होती है अरेक्टर पीली के सिकुड़ जाने की वजह से जो है हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसको रोआ खड़ा कहते हैं। दोस्तों इस संबंध में आपको बताते चलें कि अरेक्टर पीली मांसपेशियों के जो है ऊतकों का एक सूक्ष्म बैंड होता है। तो अरेक्टर पीली क्या है, मांसपेशियों का एक सूक्ष्म ऊतकों का एक बैंड होता है जो एक बाल कूप का डर्मिस से जोड़ता है। यानी हमारे शरीर में बाल कूप के डर्मिस से जोड़ने का काम अरेक्टर पीली वाली मांसपेशी करती है, जो कि एक सूक्ष्म बैंड के रूप में पाई जाती है। याद रखेंगे जब यह उद्दीपित होता है तो अरेक्टर पीली में संकुचन होती है, जिसके कारण बाल त्वचा सतह के लंबवत खड़े हो जाते हैं, जिसे ही हम लोग बोलचाल की भाषा में रोंगटे खड़े होना कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार जो है किस वर्ष लाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था। इस तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1991 ईस्वी में जो है यह आपके पास हस्ताक्षरित प्रस्ताव लाया गया था। दोस्तों इस संबंध में आपको बता दें कि 1 फरवरी 1991, याद रखेंगे 1 फरवरी 1991 का वो दौर है जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम वी रामास्वामी के खिलाफ एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो याद रखेंगे सबसे पहले जो है किस मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए जो है आपको प्रस्ताव पारित किया गया था, उनका नाम था वी रामास्वामी। भाजपा और वाम दलों ने 1991 में भारतीय संसद को प्रस्ताव को नोटिस सौंपा, जिसमें उन्होंने रामास्वामी को पद से हटाने की मांग किया गया था।
10 मई 1993 को बहस और मतदान के लिए रखा गया और अंततः उनको जो सत्तारूढ़ कांग्रेस और उसके सहयोगियों के द्वारा संयम के कारण प्रस्ताव को पारित होने से रोका गया। तो ये हस्ताक्षरित प्रस्ताव लाया गया था, आगे रखेंगे 1991। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी हुई है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से होकर के बनी हुई है। इस प्रश्न का चौथे का सही आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्थल मंडल के नाम से इनको जानते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि पृथ्वी की कठोर बाहरी परत जिसे लिथोस्फीयर कहा जाता है, ठोस आवरण नहीं है। यह इलेक्ट्रॉनिक प्लेटलेट्स नामक मोटी इंटरनेक्टिव टुकड़ों से बनी होती है जो एक पहेली की तरह यानी कि पजल की तरह एक साथ फिट होते हैं। याद रखेंगे ये प्लेटें चट्टान से बनी होती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर सघनता द्रव की परत की तल की तुलना में यह हल्के चट्टान से बनी होती है। यह प्लेटों को सघन सामग्री के रूप में फ्लोट करने की अनुमति देता है। याद रखेंगे अर्थात हमारे पृथ्वी का जो स्थल मंडल है उसमें प्लेटें एक पहेली की तरह एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जिसको मतलब पहेली जैसी पजल्स होती है उसी तरीके से इसको फिट कर दिया गया होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है। पांचवा नंबर प्रश्न है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है। पांचवे का सही आंसर है यह सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। दोस्तों इस संबंध में बता दूं कि सेंचुरी इज नॉट इनफ माय रोलर कस्टर राइड टू एक्सेस 2018 यह एक आत्मकथा है जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कप्तान सौरभ गांगुली के द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई एक किताब है। याद रखेंगे ए सेंचुरी इज नॉट इनफ यह किसकी आत्मकथा है, तो सौरभ गांगुली जो भारत के पूर्व एक शानदार बैट्समैन तथा शानदार कैप्टन हुए। प्रश्न है किस खनिज को वरीड सनसाइन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन खनिज है जिसे वरीड सनसाइन के रूप में जाना जाएगा। छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे छठा का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, किस खनिज को वरीड सनसाइन, तो कोयला को वरीड सनसाइन के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बिंदुएं समझ में आ रही होंगी। प्रश्न है इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य होता है। प्रश्न बहुत ही शानदार है, ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा। प्रश्न आपके सामने पुनः मैं दर्शा देता हूं। प्रश्न है कि इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा 7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, पसीना उत्पन्न करना। इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य हमारे शरीर में क्या है, तो पसीना को उत्पन्न करना। दोस्तों मैं बता दूं इक्राइन ग्रंथियां जिसे कभी कभी मेरोक्राइन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, यह मानव शरीर की पसीने वाली प्रमुख ग्रंथि है। तो पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में पसीने वाली प्रमुख ग्रंथि कौन सी है, उसका नाम है इक्राइन ग्रंथि। याद रखेंगे पसीने की ग्रंथियां का विशिष्ट कार्य सतह पर पानी का स्राव करना ताकि यह वाष्पीकरण होने पर त्वचा को ठंडा कर सके। और याद रखेंगे हथेलियों और तलवों पर ग्रंथियों का उद्देश्य हालांकि इन सतहों को नम रखने के लिए है, जिससे सींग की परत पर के फूलने या सख्त होने से रोका जा सकता है। आगे बढ़ते चलते हैं। याद रखेंगे इक्राइन ग्रंथि जो होती है पसीने के छिद्र को भी खोलने का काम करती है। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दो आर्किटेक्ट है जिन्हें डैश शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ये दो जो है आर्किटेक्ट हैं, इनके द्वारा किस शहर का डिजाइन तैयार किया गया था। सामान्य भाषा में ऐसे प्रश्न होना चाहिए। सही आंसर है कि एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने जो है नई दिल्ली का शहर का डिजाइन तैयार किया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। इस संबंध में अगर बता दूं कि सर एडविन लुटियंस एक अंग्रेज वास्तुकार थे जिन्होंने नई दिल्ली की डिजाइन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि वहीं पर सर हर्बर्ट बेकर के सहयोग से वह नई दिल्ली की में इंडिया गेट जैसे कई स्मारकों के मुख्य रूप से वास्तुकार भी रहे हैं। तो इंडिया गेट के मुख्य वास्तुकार के रूप में हर्बर्ट बेकर को आप जानेंगे। प्रश्न नंबर 9 है नियमों का एक समूह है
डैश एक नियमों का एक समूह है जो एक प्रयोक्ता के को एक सिस्टम से दूसरे में फाइलें हस्तांतरित करने के लिए सक्षम करता है। डैश नियमों का एक समूह है जो एक प्रयोक्ता को एक सिस्टम से दूसरे में फाइलें हस्तांतरित करने में सक्षम करता है। 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफटीएफ इसका नाम है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका जो है फुल फॉर्म होता है। शब्द एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको संदर्भित करते हैं जिसमें एक नेटवर्क पर उपकरण के बीच फाइलों का स्थानांतरण शामिल होता है। तो एफटीएफ जिसको हम लोग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको एक विलियन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से वो कौन है जिसको एक विलियन अर्थात सॉल्यूशन के रूप में हम लोग क्लासिफाइड करेंगे। तो 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्री जल जो है एक प्रकार की विलियन के रूप में जानी जाएगी। प्रश्न देख लेंगे। 11 नंबर प्रश्न है कि बरसात का त्योहार अली आई लिगांग, याद रखेंगे अली आई लिगांग किस राज्य से संबंधित है। यह बरसात का एक प्रकार का त्योहार है जो किसी एक विशेष राज्य से संबंधित है। आपको उस राज्य का जो है आपको सही आंसर चुन लेना है। 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह असम। अली आई लिगांग जो है असम की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मिसिंग का पारंपरिक त्योहार है। यह कृषि से जुड़ा बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला त्योहार है। विशेष रूप से आहू धान की खेती की शुरुआत करने के लिए इसको जो है उस अवसर पर इसको मनाया जाता है। प्रश्न है कि दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है। दांत की जो जड़ है वह किस पदार्थ से आच्छादित होती है। दिए गए प्रश्न 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, जो दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 12वें का ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट। याद रखेंगे सीमेंटम जिसको बोलते हैं, यहां पर सीमेंट हो गया है, सीमेंटम समझिए। सीमेंटम एक विशिष्ट कैल्सीफाइड पदार्थ है जो दांत की जड़ को कवर करता है। सीरम पेरियोडोंटम का यह हिस्सा होता है जो पेरियोडोंटल लिगामेंट को एंकर करके दांतों को एल्वोलोकर बोन से जोड़ता है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है सीमेंटम या सीमेंट। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच किस तरह का संबंध होता है। सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच किस तरह का संबंध होता है। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, प्रत्यक्ष संबंध होता है। यानी कि आय सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में देखा जाए तो आय और मांग जो है यह दोनों प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के साथ संबंधित है अर्थात जुड़े हुए हैं। हम पहुंच चुके हैं अभी अपने 14 नंबर प्रश्न के साथ। इसको थोड़ा छोटा कर लेते ताकि स्क्रीन पर बेहतर तरीके से एडजस्ट हो जाए। प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भारत के संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अनुच्छेद नंबर 144 में भारतीय संविधान में वर्णित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है किंग, याद रखेंगे किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत का ताज ग्रहण किया था। प्रश्न आपके सामने है किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत का ताज ग्रहण किया था। इस 15वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सन 1911 ईस्वी में किंग जॉर्ज पंचम जो है वो भारत में आए और दिल्ली दरबार लगा और उस समय वे जो भारत की ताज को ग्रहण किए थे। यह आपको याद रखना चाहिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय का यह बात बताई जा रही है। 15वें नंबर क्वेश्चंस में अगर मुझे लगता है कि कुछ जोड़ने वाली है तो मैं उसको जोड़ देता हूं। ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज पंचम अब उनकी धर्मपत्नी क्वीन मैरी, याद रखेंगे सिर्फ जॉर्ज पंचम नहीं बल्कि उनकी धर्मपत्नी क्वीन मैरी जो है 12 दिसंबर 1911, याद रखेंगे थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेते हैं। यहां पर है 12 दिसंबर को पूछा जा सकता है, 12 दिसंबर जो है 1911 ईस्वी को सम्राट किंग जॉर्ज पंचम और उनकी धर्मपत्नी क्वीन मैरी दिल्ली दरबार में भारत का ताज ग्रहण किए थे। हजारों हीरो और कीमती रत्नों के साथ राज्याभिषेक में शामिल राजा और रानी लाल किले के झरोखे में
5 लाख भारतीय लोगों को दर्शन देने के लिए आए, जो संप्रभु जोड़े को बधाई देने के लिए एकत्र हुए थे। यहाँ पर याद रखेंगे 5 लाख लोग उस समय दिल्ली दरबार में उपस्थित है, जिनको बधाई देने के लिए उपस्थित है। ब्रिटिश सम्राट ने इस दरबार में कलकत्ता, अब जिसको कोलकाता कहते हैं, से शाही राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी यहीं से किया गया था। तो याद रखेंगे, इस संबंध में आपको जरूर ध्यान में देना चाहिए। 16वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि डैश आपको कुछ आधारभूत चरणों के माध्यम से एक प्रस्तुति बनाने में सहायता करता है। डैश आपको कुछ आधारभूत चरणों के माध्यम से एक प्रस्तुति बनाने में सहायता करता है। इस प्रश्न का सही आंसर है 16वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, ओडो कंटेंट विजार्ड के नाम से इसको जाना जाता है। आइए बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन के साथ। ध्यान से देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे तरीके से हमें और आपको पढ़ने की आवश्यकता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जलीय जंतुओं और पौधों की प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व का खतरा नहीं है। निम्नलिखित में से किन देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय यह समझौता बनाई गई है जिसका उद्देश्य है कि यह सुनिश्चित कर लेना कि जलीय जंतुओं और पौधों की प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व को खतरा नहीं होनी चाहिए। ऐसे में 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CITES। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने 18 नंबर क्वेश्चन के साथ, और 18वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी हुई थैली को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम लोग सीकम अर्थात अंधनाल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि आप BPSC ADO एग्जामिनेशंस के लिए हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाई पेपर चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर लेंगे। यदि TRE 4 से संबंधित आपको मटेरियल GK GS और हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर चाहिए तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर से उसे परचेज कर सकते हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क एवं संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पतियों और जंतु पाए जाते हैं डैश कहलाता है। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पतियां और जंतु पाए जाते हैं डैश कहलाता है। 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको जैव मंडल के नाम से जाना जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो पंचायती राज संरचना में कुल स्तरों की संख्या ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह 3 स्तर वाले होते हैं। इस संबंध में आपको हम जो है इंक्लूड करना चाहेंगे कि पंचायती राज भारत में संविधान यानी 73वें संशोधन के द्वारा अधिनियम 1992 द्वारा शुरू की गई त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संदर्भित करता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है उसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर जो है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद बनाई जाती है। तो याद रखेंगे हमारे समय में अभी वर्तमान में पंचायती राज पूछा जाएगा कितनी स्तरीय है? तो 3 स्तरीय है। पंचायत लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर समिति और जिला लेवल पर जिला परिषद बनाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने उपस्थित रहेगा, ये प्रश्न नंबर 21। कौन सा प्रश्न देख लेंगे, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा और छोटा कर ले ताकि आपके पास सभी के सभी ऑप्शंस बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगे, तब जाकर के आसानी होगा पढ़ने में। प्रश्न है कि कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है। यह 10+2 का एक कंटेंट है जिसको विलियन चैप्टर से लिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी, हेनरी के सिद्धांत। याद रखेंगे हेनरी के सिद्धांत के माध्यम से ही जो है बोतलों को सील पैक किया जाता है, जो कि आप कोका कोला इत्यादि पेप्सी वगैरह पीते होंगे उस समय उन बोतलों को सील पैक हेनरी के नियम से ही किया गया होता है।
दोस्तों आइए 22वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि डैश एक नई वर्ड प्रोसेसर फाइल ओपन करने के लिए एक लघु पथ कुंजी क्या है। यानी कि क्वेश्चन को तो ब्रॉड कर दिया गया, सीधा पूछा जा रहा है कि वर्ड प्रोसेसर फाइल को ओपन करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट अपनाएंगे कंप्यूटर से। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, Ctrl+N प्रेस करने पर नए पेज ओपन हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि किस नदी की मथुन, तलोन, एमडी, ऊही, एमरा और आबा नामक सहायक नदियां हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 23 का ऑप्शन नंबर ए, यह दिबांग नदियों की सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से वह किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है। इस 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। आगे बढ़ते चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ध्यान से देखिएगा। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के टीपू सुल्तान की हार के बाद श्रीरंगपट्टनम युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन हुआ और इसके तहत मैसूर पर किसने शासन किया। याद रखेंगे श्रीरंगपट्टनम के तीसरे जो आपके पास युद्ध था, यानी कि एक युद्ध है उसमें उनकी हार हो गई थी और इस युद्ध के बाद मैसूर पर किसने शासन किया था। तो 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाडियारों को यहाँ का जो शासन है वह सौंप दिया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन है कि यहां पर प्रश्न है लेसल पतू। याद रखें किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। लेसल पतू किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है। 26 का सही आंसर हो जाएगा नागालैंड का एक नृत्य जो है वह लेसल पतू के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है कि पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है। प्रश्न है कि पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है। 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह टेरिडोफाइटा से जो है संबंधित माने गए हैं। 27 नंबर प्रश्न को कुछ जरा है कंक्लूज करने की जरूरत है, कंक्लूजन आवश्यक है। तो फर्न फाइलम या डिवीजन टेरिडोफाइटा में वर्गीकृत पौधों की लगभग 20,000 प्रजातियों के समूह में से एक है जिसे फिलिकोफाइटा भी कहा जाता है। फर्न सहयोगी एक सामान्य शब्द है जो संवहनी पौधों के कुछ विविध समूहों को कवर करता है और ये फूल वाले पौधे यानी कि जिसको एंजियोस्पर्म है नहीं होते हैं और नहीं ये वास्तविक फर्न होते हैं। याद रखने की आपको आवश्यकता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। सन 1756 ईस्वी में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब निम्नलिखित में से कौन बना था। सही आंसर है 28 का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, सिराजुद्दौला। सन 1756 की अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, सिराजुद्दौला। याद रखेंगे सिराजुद्दौला ने अप्रैल 1756 में 23 साल की उम्र में अलवर्दी खान के स्थान पर बंगाल का नवाब बना था। इसके साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अंग्रेजों के खिलाफ पलासी की लड़ाई जो 1757 में उसके मुख्य सेनापति मीर जाफर ने उसे धोखा दे दिया था और वह बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब भी था। उसके शासनकाल के अंत में बंगाल और बाद में लगभग पूरे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। आप सभी इस प्रश्न का आंसर जानते होंगे। 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर है वास्को डी गामा। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने 1497 से 98 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। मई 1498 की बात करेंगे तो भारत के व्यापारिक शहर कालीकट वह पहुंचा और पहले अफ्रीका के पश्चिमी तट के नीचे से समुद्री यात्रा करके और केप ऑफ गुड होप के चक्कर लगाने के बाद उसने यह अभियान के दौरान अफ्रीका में कई पड़ाव भी बनाए। वह अटलांटिक महासागर के माध्यम से भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय थे जब वह मालाबार तट पर कालीकट पहुंचे थे। याद रखेंगे तो ध्यान में रखने वाला बात यह है कि पहले यूरोपीय जो भारत की दौरा किया वह कौन था, तो वास्को डी गामा 1498 और इसी को जो है भारत की खोज करने का श्रेय दिया जाता है।
30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार मी दम मी फी जो है मनाया जाता है। तो पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार मी दम मी फी किस राज्य में मनाई जाती है? 30वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह असम में मनाई जाती है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि हम लगातार आपके लिए क्लासेस देते रहें। एनबीए खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन हैं? एनबीए खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिम भुल्लर जो है एनबीए खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भुल्लर ने जुलाई 2014 के दूसरे सप्ताह में एस्क्रेमेंटो किंग्स के साथ एक ग्रीष्मकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। किंग्स अमेरिका की पेशेवर बास्केटबॉल टीम है। आगे बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32वां नंबर, डैश का अर्थ इंटरनेट पर एक दूरस्थ कंप्यूटर पर डेटा का बैकअप लेना है। डैश का अर्थ इंटरनेट पर एक दूरस्थ कंप्यूटर पर डेटा का बैकअप लेना है। इस 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन बैकअप के नाम से इसको जाना जाएगा। यानी कि ऑनलाइन बैकअप का अर्थ इंटरनेट पर एक दूरस्थ कंप्यूटर पर डेटा का बैकअप लेना होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में साल बाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में साल बाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था? 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1782 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय डैश में शामिल है। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय डैश में शामिल है। 34 का सही आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों राज्य सूची के विषय में आता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया था? भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इस 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2004 ईस्वी में भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है वह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है। 36 नंबर प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने सन 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? तो इस 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग जो थे वो 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में भारत में अदालतों का निर्माण किया और फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत बनाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को ही जाता है। दोस्तों अगर थोड़ी सी बात करेंगे, 1773 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे वारेन हेस्टिंग। 1772 में एक नई न्यायिक प्रणाली उन्होंने द्वारा शुरू किया गया, लेकिन उन्होंने ही दीवानी अदालत को दीवानी मामले और फौजदारी अदालत को आपराधिक मामलों का फैसला करने के लिए प्रत्येक जिले में 2 अदालतों की स्थापना कराने का श्रेय हासिल किया है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्यों या क्या एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन है जो एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता के रूप में जानी जाती है? 37 का सही आंसर है संयुक्त बीज। इस संबंध में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जिम्नोस्पर्म की तरह एंजियोस्पर्म बीज उत्पादक पौधे हैं। आवृत बीजी में वैसे पौधे को रखा जाता है जिनके बीजों में आवरण पाया जाता है। ऐसे पौधों की पुष्पीय पादप भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पूर्ण विकसित पुष्प पाए जाते हैं। वहीं पर आवृत बीजी पौधों के बीच फल से घिरे होते हैं, इसमें पुष्प उपस्थित रहते हैं, भ्रूण पुष्प त्रिगुणित होता है और द्विनिषेचन के पश्चात यह बनता है। तो ये सभी चीजें इसकी एक अपनी क्वालिटी होती हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है ज्ञानपीठ पुरस्कार, की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? इसको साधारण तरीके से समझिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, यानी किस वर्ष की गई थी। 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1961 ईस्वी में जो है सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार यानी कि जो उपस्थित है सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, उसकी शुरुआत जो है वो 1961 में किया गया था।
39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया है? किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत को विकसित किया गया है? इस 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेविड रिकार्डो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिएगा कि किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? याद रखेंगे सही आंसर हो जाएगा पाइराइट को मूर्खों के सोना के नाम से भी जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि डैश एक प्रोग्राम है जो वेब ब्राउजर में फंक्शन जोड़ता है, जैसे एक ऑडियो प्लेयर या एक स्प्रेडशीट होता है इसको प्रयोगता। तो इस 41 नंबर प्रश्न के सही आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर बी प्लगइन्स इसको हम लोग जानते हैं। आइए जहां एक्सप्लेन की जरूरत पड़ेगी वहीं पर हम एक्सप्लेन करेंगे या उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वरना हम आगे बढ़ते चलेंगे। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने एक कूट यानी कोड प्रस्तुत किया जिसके द्वारा न्यायिक प्रशासन के राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रावधान किया गया है? सही आंसर है 42 का ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्नवालिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए आपके सामने उपस्थित हो चुका है अगला प्रश्न और वो है 43 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरंजन में क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाएगा? निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जो विरंजन में क्लोरीन के स्थान पर भी उसके विकल्प के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं? 43 का ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग हम लोग विरंजन में जो है क्लोरीन के स्थान पर भी कर सकते हैं। प्रश्न है 44 नंबर देख लीजिएगा। 44वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन सा बंदरगाह है जो गुजरात में स्थित नहीं है? इस 44वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दीघी बंदरगाह जो है वह गुजरात में उपस्थित नहीं है। 44वें नंबर प्रश्नों को जो है थोड़ा सा डिस्कस करने की जरूरत है। दीघी बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले में उपस्थित है, लेकिन हमसे पूछा गया है गुजरात में, तो यह गुजरात में नहीं है, यह जो है रायगढ़ महाराष्ट्र में उपस्थित है। दोस्तों राजपुरी क्रीक के तट पर यह उपस्थित है। सिक्का बंदरगाह गुजरात के आपके पास गुजरात के जामनगर जिले में स्थित है। मुद्रा जो बंदरगाह है वो भारत के सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है जो मुद्रा कच्छ जिले गुजरात के पास कच्छ की खाड़ी में उपस्थित है। लेकिन अगर बात करेंगे एक और है इसमें सी नंबर ओखा, तो ओखा बंदरगाह गुजरात में देवभूमि द्वारक में उपस्थित है। तो आप समझ गए दीघी बंदरगाह महाराष्ट्र में, सीका बंदरगाह गुजरात में, मुद्रा बंदरगाह जो है वह भी गुजरात में, ओखा बंदरगाह जो है आपको गुजरात में। तो तीन है गुजरात में, लेकिन दीघी बंदरगाह जो है वह आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। थोड़ा सा यहां पर एक कथन कारण से संबंधित वाला प्रश्न दिखाई दे रहा है, यानी कथन से सही चुनना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रास्फीति के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है मुद्रास्फीति के संबंध में सही है? इस 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह एक विशिष्ट अवधि में मुद्रा गति की दर में कमी लाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न स्क्रीन पर आप ध्यान से देख लीजिएगा। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो डैश राज्य से संबंधित है। माहुरी जो कि एक प्रकार की वाद्य यंत्र है, ये इसका संबंध किस राज्य से संबंधित है? 46 का ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा से यह संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के संविधान का भाग जो 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? 47 का ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश जो है इससे संबंधित आशा नहीं करता है। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है कि पूंजी बाजार के संदर्भ में एफपीओ डैश का संक्षिप्त नाम है। पूंजी बाजार के संदर्भ में एफपीओ का संक्षिप्त नाम यानी एफपीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो इस प्रश्न का 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जो है वो एफपीओ के नाम से जाना जाता है। 49वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना?
निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना हुआ था? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादर और नगर हवेली। आगे बढ़ते चलते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन है कि तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुड़ी अरसू किसने प्रारंभ की थी? तमिल साप्ताहिक जो पत्रिका है जिसको हम लोग कुड़ी अरसू के नाम से जानते हैं, उसको प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन है? 50वें का सही आंसर हो जाएगा पेरियर ईवी रामास्वामी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों ऐसे तो 51वां नंबर प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर है, और भी प्रश्न है, लेकिन मैं एक दिन में 50 क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर के चल रहा हूं, तो 50 क्वेश्चन यहां तक पूरे हो जाते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाते हैं। इस प्रश्न का आंसर जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। देखना यह है कि कौन कौन सही आंसर कर पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया गया है? ये प्रश्न आपके लिए हम छोड़ जाते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया गया है? देखना यह है कि कौन कौन इस प्रश्न का सही आंसर हमें कमेंट करके देते हैं, और जिनका आंसर सही हुआ हम उनको रिप्लाई अवश्य करेंगे। शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे नए सेशन के साथ। जय हिंद।